हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब क्लास। बेसिकली आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अगर हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की बात करें तो टोटल हमारे पास तीन लॉज हैं। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का जो फर्स्ट लॉ है वो है ट्रायंगुलर लॉ, सेकेंड लॉ है पैरेललोग्राम लॉ एंड थर्ड लॉ है आपका पॉलीगॉन मेथड या फिर पॉलीगॉन लॉ। तो अगर हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम शुरू के दो लॉज ही पढ़ेंगे, ट्रायंगुलर लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। और इन दो लॉज में भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है वो है पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ से रिलेटेड हम कई सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को पढ़ने से पहले हम उन टॉपिक्स को पढ़ते हैं जो टॉपिक्स हमारे या फिर जो आपकी टर्मिनोलॉजी कह सकते हैं वो हमारी कहाँ यूज़ होने वाली है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में यूज़ होने वाली है। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में टोटल दो कॉन्सेप्ट आपके यूज़ होंगे। जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है पैरेलल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर, कि अगर आप किसी भी वेक्टर को पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो उस वेक्टर में क्या किसी प्रकार का चेंज आता है, क्या उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, क्या उस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होता है। तो ये आपका क्या होगा, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद हम सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन शुरू करने से पहले, और वो है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। आखिर दो वेक्टर्स के बीच में आप एंगल कैसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट कॉन्सेप्ट से आज की क्लास के, और वो है पैरेलल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर। तो सपोज करते हैं हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है, वेक्टर ए। अभी जो वेक्टर ए है ये कौन से डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर इस वेक्टर ए को मैं क्या करता हूं, पैरेलल डिस्प्लेस कर देता हूं। अब देखो पैरेलल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है। पैरेलल डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ इतना ही मतलब है कि इस वेक्टर को उठाकर आपने क्या करा, या तो आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया, या फिर इसी वेक्टर को उठा के आपने पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया, या इस वेक्टर को उठा के आपने ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, या इस वेक्टर को उठा के आपने नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया। हम चारों ही डायरेक्शन में इसको शिफ्ट करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इस वेक्टर को उठा के, मतलब वेक्टर ए को उठा के हम कहाँ करते हैं, आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो आगे की तरफ जब हम शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर ए कुछ इस टाइप से बनेगा। मतलब जब हमने इस वेक्टर को आगे की तरफ शिफ्ट किया तो इसको ऐसे शिफ्ट करके हमने आगे की तरफ रख दिया। सिमिलर इस वेक्टर ए को हम क्या कर सकते हैं, पीछे की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो जब हम पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसको उठा के बिल्कुल जैसा है वैसा ही उठा के यहाँ रख देंगे। तो ये डॉटेड लाइन से मैं बना रहा हूँ। सिमिलर आप क्या कर सकते हैं, इसको नीचे की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं, और सिमिलर आप इसको कहाँ की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, ऊपर की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखिए जब आप इस किसी भी वेक्टर को पैरेलल डिस्प्लेस करते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं, तो उस केस में ना तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होता है और ना ही वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होता है। तो अगर किसी भी वेक्टर को हम पैरेलल डिस्प्लेस करते हैं तो उस वेक्टर का ना मैग्नीट्यूड चेंज होता है और ना ही डायरेक्शन चेंज होता है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो हमने पैरेलल डिस्प्लेस किया है जिस वेक्टर को, वो बिफोर द डिस्प्लेसमेंट और आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। मतलब ये कि अगर ये वेक्टर ए है तो आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ये भी क्या होगा बताओ, वेक्टर ए ही होगा। अगर ये वेक्टर ए है बिफोर द डिस्प्लेसमेंट, और बिफोर द कैसा डिस्प्लेसमेंट, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट, तो आफ्टर पैरेलल डिस्प्लेसमेंट ये भी क्या होगा, ये भी आपका वेक्टर ए ही होगा। सिमिलर ये भी आपका क्या होगा, वेक्टर ए होगा, और सिमिलर ये भी आपका क्या होगा, वेक्टर ए होगा। तो यहां से एक कंक्लूजन निकलता है कि किसी भी वेक्टर को आप पैरेलल डिस्प्लेस करते हैं तो वो वेक्टर चेंज नहीं होता है। मतलब जैसा वो बिफोर द डिस्प्लेसमेंट रहता है वैसे ही वो आफ्टर द पैरेलल डिस्प्लेसमेंट रहता है। पर कंडीशन है आपको पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। अनदर एग्जांपल लेते हैं। अगर ये सपोज वेक्टर ए है या वेक्टर बी लेते हैं इस बार। अब इस वेक्टर बी को हमने क्या करा, हमने ऐसे डिस्प्लेस कर दिया। तो अब यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो वेक्टर बी है इसको हमने पैरेलल डिस्प्लेस नहीं किया। पैरेलल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, जैसा हमने
जैसा हमारे पास है वैसा ही उसको उठा के या तो आगे की तरफ शिफ्ट कर दो या पीछे की तरफ शिफ्ट कर दो या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। यहाँ पे इस वेक्टर का क्या करा हमने, डायरेक्शन भी चेंज कर दिया। पहले वेक्टर कहाँ की तरफ जा रहा था, देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, बट अब ये वेक्टर कहाँ की तरफ जा रहा है, अब ये वेक्टर कुछ इस तरीके से जा रहा है, इसकी हमने डायरेक्शन क्या कर दी, चेंज कर दी। तो इसका मतलब अगर ये वेक्टर बी है तो ये एक नया वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर सी। इट्स मीन ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों ही वेक्टर अलग अलग हैं। तो सिर्फ पैरेलल डिस्प्लेसमेंट के ही केस में आपका वेक्टर क्या रहेगा, सेम बना रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बिफोर द पैरेलल डिस्प्लेसमेंट एंड आफ्टर द पैरेलल डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। उस वेक्टर में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आता, ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है और ना ही डायरेक्शन चेंज होता है। फिलहाल तो क्या थी, फिलहाल ये बात करी हमने पैरेलल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर की, जो कि आपका यूज होने वाला है पैरेललोग्राम मेथड में। चलिए सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, और ये भी हमारा पैरेललोग्राम मेथड यानी कि पैरेललोग्राम लॉ में यूज होगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। जो हमारा सेकंड टॉपिक है कई जगह यूज होने वाला है, ऐसा नहीं कि आपका पैरेललोग्राम लॉ में यूज होगा, इवन जब आप न्यूटन लॉ मोशन पढ़ेंगे वहां भी यूज होगा, इवन जब आप वर्क एनर्जी पढ़ेंगे वहां भी एक ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। सो किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा टेल के साथ टेल टू टेल बनेगा या हेड टू हेड बनेगा। तो किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, या तो टेल टू टेल बनेगा या फिर हेड टू हेड बनेगा। चलिए इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं, आखिर ये टेल टू टेल और हेड टू हेड का मतलब क्या है। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है, वेक्टर ए, एक अनदर वेक्टर है जो कुछ इस प्रकार से जाता है, इस प्रकार से कि दोनों वेक्टर के टेल आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। ये हमारा क्या है, वेक्टर बी। तो अब अगर मैं बात करता हूं एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी की, सो एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या होगा, टेल के साथ ज्वाइंट होने का मतलब है कि जो एंगल क्या होगा, जो एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी का टेल बनाएगा वही क्या होगा, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। इसका मतलब ये एंगल आपका क्या है, थीटा है, और ये जो थीटा एंगल है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इसको हम बोलते हैं टेल टू टेल एंगल। हेड टू हेड की बात करते हैं अनदर एग्जांपल के थ्रू। तो अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो सपोज ये वेक्टर ए है हमारा और ये वेक्टर बी आया। अब यहां देखो वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के हेड के साथ क्या है, जॉइंट है। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा हेड और हेड के बीच में दोनों वेक्टर के, वही हमारा क्या होगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी होगा। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल बिटवीन द वेक्टर ए वेक्टर बी होगा वो क्या होगा, थीटा, जो कि ये होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, थीटा को यहाँ पे अगेन एंगल बिटवीन द टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो फिलहाल ये क्या है हमारा, ये हमारा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स है, टेल का टेल के साथ और हेड का हेड के साथ। एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बार कुछ एंगल ले लेते हैं न्यूमेरिकल्स वैल्यू में। सपोज हमारे पास क्या है, ये वेक्टर ए है और ये अनदर वेक्टर है कुछ इस प्रकार से, वेक्टर बी। अब यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम एंगल फिलहाल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इस केस में, अभी तक तो नहीं कर सकते हैं, थोड़ी देर में सीखेंगे क्योंकि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा।
तो फिलहाल यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फिलहाल वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का टेल के आपस में जुड़ा हुआ है, इट्स मीन अभी हम एंगल कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे ही हम क्या करते हैं, इस वेक्टर ए को पैरेलल डिस्प्लेस करते हैं, तो इस वेक्टर ए को मैंने क्या करा, आगे की तरफ ऐसे पैरेलल डिस्प्लेस कर दिया। अब क्योंकि हमने यहाँ वेक्टर ए को पैरेलल डिस्प्लेसमेंट किया है, इट्स मीन अगर ये वेक्टर ए है बिफोर द पैरेलल डिस्प्लेसमेंट, सो आफ्टर द पैरेलल डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर बी क्या होगा, ये वेक्टर बी वेक्टर ए ही होगा, क्योंकि ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ना ही इसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो इसको उठा के हमने क्या करा, वेक्टर ए को पैरेलल डिस्प्लेस कर दिया। अब जैसे हम इसको पैरेलल डिस्प्लेस करेंगे तो क्या करते हैं, इसको आप थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दो। अब ये वेक्टर ए को मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं इस वेक्टर ए को रिमूव करूंगा, तो देखो वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी का टेल आपस में जुड़ा हुआ है। तो इस केस में ये जो एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा क्या होगा, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा। तो इस प्रकार से अगर दो वेक्टर्स के हेड और टेल आपस में जुड़े हों, तो आप पैरेलल डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं ताकि ये टॉपिक हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाए। और लास्ट एग्जांपल में न्यूमेरिकल नंबर लेना था, बट ठीक है वो स्किप हो गया, तो इस एग्जांपल में हम न्यूमेरिकल नंबर ले लेते हैं। चलिए सबसे पहला एग्जांपल, वेक्टर ए वेक्टर बी, ये एंगल 30 डिग्री। सेकेंड एग्जांपल, वेक्टर ए वेक्टर बी, ये एंगल 60 डिग्री। एंड द फाइनल एग्जांपल सेम जो हमने लिया था, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये एंगल 150 डिग्री। यहाँ नाम लिख देते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सबसे पहले एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसको हम थीटा से नोटेशन देते हैं। सो एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या होगा, देखो टेल टेल के साथ जुड़ा हुआ है, और टेल टेल के साथ जुड़े होने के बाद जो एंगल बना है दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना है, 30 डिग्री। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हेड हेड के साथ जुड़ा हुआ है। सो वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के हेड के साथ जॉइंट है, तो इसका मतलब जो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल आपको गिवन दिया होगा, वही आपका क्या होगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी होगा। सो इस केस में आपका थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और इस केस में देखो क्या है, वेक्टर ए का हेड है और वेक्टर बी का टेल है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस वेक्टर ए को पैरेलल डिस्प्लेस करोगे। अब जैसे ही मैंने इसको वेक्टर ए को पैरेलल डिस्प्लेस किया, तो ये हमारा क्या रहेगा, वेक्टर ए ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आने वाला। अब यहाँ पे जब हम इसको पैरेलल डिस्प्लेस करेंगे, तो वेक्टर ए का टेल ये रहा, वेक्टर ए का टेल ये है, वेक्टर बी का टेल ये है, और दोनों के बीच का जो एंगल है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन 180 का एंगल बनाती है, ये अगर 150 है तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इस केस में वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरीके से आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो क्या है, ये फिलहाल हमारा क्या है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ स्विच करते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। टोटल 3 लॉज हैं। सबसे पहले आपका क्या, ट्रायंगुलर लॉ, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। सो ट्रायंगुलर लॉ को समझने के लिए हम टोटल 3 पॉइंट्स की हेल्प लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है कि आप फर्स्ट वेक्टर को, जो आपका पहला वेक्टर होगा, उसको आप रैंडम ड्रॉ कर देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर को रैंडम ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट वेक्टर को रैंडम ड्रॉ कर देते हैं। तो ये रैंडम ड्रॉ कर दिया हमने कुछ ऐसा।
नॉट मैंडेटरी कि आप ऐसा ही ड्रॉ करेंगे, आपका मन करे आप ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, आपका मन करे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ही आपकी इच्छा हो। पहले वेक्टर को ड्रॉ करने में आपके यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, फिलहाल मैं वेक्टर ए को इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट वेक्टर, वेक्टर ए। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेकेंड वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे, सेकेंड वेक्टर का जो टेल होगा वो फर्स्ट वेक्टर के हेड से जुड़ा होगा। तो यहां पर क्या होगा, सेकेंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड से जुड़ेगा। तो यहां देखो क्या है, हम सेकेंड वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, सेकेंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड से जुड़ गया। देखो अब जरूरी नहीं ऐसे ड्रॉ करना है, आपका मन करे आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, आपका मन करे आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे आपको आसानी लगे। तो फिलहाल क्या है, फिलहाल मेन पॉइंट ये है कि सेकेंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड से जुड़ेगा। तो हमारा सेकेंड वेक्टर क्या है, सेकेंड वेक्टर बी है। अब जो सेकेंड वेक्टर बी का टेल है ये फर्स्ट वेक्टर के किससे जुड़ा है, देखो हेड से जुड़ा है। तीसरा और फाइनल पॉइंट जो है हमारा वो है जो रिजल्ट है, रिजल्ट का टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल से जुड़ेगा, फर्स्ट वेक्टर के टेल से। और जो रिजल्ट का हेड है, और जो रिजल्ट का क्या है, हेड है, वो फर्स्ट वेक्टर के हेड से जुड़े, सेकेंड वेक्टर के हेड से जुड़ेगा, सेकेंड वेक्टर के हेड से जुड़ेगा। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, रिजल्ट का टेल, रिजल्ट का टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल से जुड़ेगा। तो ये बनाते हैं हम रिजल्ट। अब रिजल्ट का जो टेल होगा फर्स्ट वेक्टर के टेल से जुड़ेगा, तो ये बना दिया रिजल्ट का टेल। ये हमारा रिजल्ट है वेक्टर आर। अभी जो वेक्टर आर है इसका टेल देखो क्या है, फर्स्ट वेक्टर के हेड टेल से जुड़ा हुआ है। और जो रिजल्ट का क्या होगा, रिजल्ट का हेड होगा वो सेकंड वेक्टर के हेड से जुड़ेगा। सो रिजल्ट का जो हेड है वो सेकंड वेक्टर वेक्टर बी के हेड से जुड़ गया। तो इस प्रकार से आप क्या बना सकते हैं, ट्रायंगुलर लॉ किन्हीं दो वेक्टर के एडिशन के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वेक्टर आर की, सो वेक्टर आर यहाँ पे होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये होता है हमारा क्या, ट्रायंगुलर लॉ। तो ये जो ट्रायंगुलर लॉ है ये आपका ज़्यादा यूज नहीं होगा, बहुत कम जगह यूज होता है, बट हाँ यूज होगा अल्टीमेट। तो फिलहाल आप क्या करो, इस ट्रायंगुलर लॉ को नोट डाउन कर लो। उसके बाद जो हमारा क्या है, सेकेंड लॉ है पैरेललोग्राम लॉ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लंबा चौड़ा डिस्कशन करेंगे। तो रिमेनिंग जो टाइम है वो हमारा पैरेललोग्राम लॉ पे ही जाएगा। फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लो। सो जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है पैरेललोग्राम लॉ, मतलब यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनेगा। और पैरेललोग्राम किसके हेल्प से बनेगा, जिन दो वेक्टर्स को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो पैरेललोग्राम बनाने से पहले हम पहले क्या करते हैं, दो वेक्टर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो हमारा क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर होगा वो है वेक्टर ए, जो कि कुछ इस टाइप से है। और एक और अनदर वेक्टर बनाएंगे वेक्टर बी। अभी जो वेक्टर बी होगा वो वेक्टर ए के साथ थीटा डिग्री पे होगा। अब थीटा डिग्री पे तभी होगा जब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का या तो हेड जुड़ेगा हेड के साथ, या टेल जुड़ेगा टेल के साथ। क्योंकि एंगल तभी पॉसिबल है दो वेक्टर्स के बीच का जब दोनों वेक्टर्स के हेड आपस में जुड़े हो या फिर टेल आपस में जुड़े हो। तो फिलहाल तो क्या करते हैं, फिलहाल हम टेल जोड़ते हैं। तो वेक्टर ए का टेल वेक्टर बी के टेल के साथ कुछ इस तरीके से जुड़ा है। ये हो गया हमारा क्या, वेक्टर बी। अब क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी के टेल आपस में जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा यहाँ पे, थीटा। और थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा है एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी।
सो थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब यहाँ पे पैरेललोग्राम भी बना लेते हैं। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वेक्टर बी को डिस्प्लेस करेंगे। और कैसा डिस्प्लेस करेंगे, पैरेलल डिस्प्लेस करेंगे। तो अगर इस वेक्टर बी को उठा के मैं पैरेलल डिस्प्लेस करता हूँ इधर की तरफ, बिल्कुल पैरेलल डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ इसको, तो ये पैरेलल डिस्प्लेसमेंट है। तो इस तरीके से पैरेलल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अगर मैं इस वेक्टर बी को पैरेलल डिस्प्लेसमेंट देता हूं और ये वेक्टर बी है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा वेक्टर बी ही होगा। सिमिलर हम क्या करते हैं, वेक्टर ए को भी पैरेलल डिस्प्लेस करते हैं, कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ। तो इस वेक्टर ए को जब हम पैरेलल डिस्प्लेस करेंगे ऊपर की तरफ, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये अगर वेक्टर ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा वेक्टर ए हो जाएगा। तो फिलहाल तो क्या हो गया, हमारा पैरेललोग्राम बन गया। अब इस पैरेललोग्राम का नामकरण कर लो जो आपका मन करे, ए बी सी डी, एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड या पी क्यू आर, जो आपका मन करे। फिलहाल मैं यहाँ पे नेमिंग फिलहाल कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, रिजल्ट लिख रहे हैं, हम इसके डेरिवेशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो इसके टोटल 2 रिजल्ट आते हैं, उन दोनों रिजल्ट पे हम फोकस करेंगे और उस रिजल्ट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, स्पेशल कंडीशन डिस्कस करेंगे और साथ में ही कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल क्या करते हैं, फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी के रिजल्टेंट वेक्टर की। अब रिजल्टेंट वेक्टर को भी समझिए। यहाँ पे सपोज दैट एक रिवर है जो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे एक ताऊ है जो कि बहुत अच्छे स्विमर है अपने गांव के, अपने विलेज के। और ये क्या करते हैं, तैरना शुरू करते हैं। तैरना कौन सी डायरेक्शन में शुरू करते हैं, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है उसके ठीक परपेंडिकुलर, कुछ इस तरीके से ठीक परपेंडिकुलर तैरना शुरू कर रहे हैं। अब देखो रिवर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो ताऊ है वो कौन सी डायरेक्शन में तैरना शुरू कर रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तैरना शुरू कर रहे हैं। तो कायदे से जो ताऊ है, ताऊ को कहाँ निकलना चाहिए था, रिवर के उस तरफ। उस तरफ ये कहाँ पे निकलते, यहाँ पर, इस पॉइंट पे। बट रियलिटी में होता क्या है, जब आप रियलिटी में देखोगे तो रिवर इस डायरेक्शन में, ताऊ परपेंडिकुलर, तो ताऊ की जो चलने की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, कुछ इस प्रकार से होगी, इस तरफ, और ताऊ आखिरी में यहां मिलेंगे आपको। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, ताऊ पे 2 फोर्सेस लग रहा है। एक फोर्स लगा रहा है रिवर कहाँ की तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरा फोर्स क्या है, ताऊ खुद लगा रहे हैं कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ। और क्योंकि दोनों फोर्स के अगर हम रिजल्टेंट की बात करते हैं, तो दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कैसे निकल रहा है, देखो, जो हमें दिखाई भी देता है इन जनरल लाइफ में, कुछ इस तरीके से। तो हमेशा याद रखना, कभी भी 2 वेक्टर्स के बीच जब रिजल्टेंट निकालोगे, तो दोनों वेक्टर्स के बीच का जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों वेक्टर के बीच में से होके जाएगा। देखो, कहीं बीच में से निकलेगा। तो इन दोनों वेक्टर्स के कहाँ से निकल रहा है, देखो, बीच में से निकल रहा है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे भी देखो, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा, इन दोनों के बीच में से कहीं कुछ ऐसा निकलेगा। ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर आर। और साथ ही यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर आर ने वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाया है, अल्फा एंगल बनाया है। सो अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा है हमारा एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर आर। अगर वेक्टर आर ने वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बनाया है, तो वेक्टर बी के साथ देखो कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल क्या है, वेक्टर बी के साथ है। सो वेक्टर बी के साथ कितना एंगल बनाएगा, देखो, अगर ये पूरा एंगल थीटा है, ये पूरा एंगल क्या है, थीटा है, और ये एंगल अगर अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा। तो इस तरीके से हम क्या क्या बना दिया हमने, देखो, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। फिलहाल क्या करते हैं, फिलहाल हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें ये सिर्फ समझाने के लिए ताऊ की हेल्प ली थी। ताऊ की हेल्प यहाँ खत्म हो चुकी है। तो जैसे जनरल लाइफ में हेल्प क्या होती है, लेने के बाद हम लोगों को साइड कर देते हैं,
वैसे क्या, इसको भी थोड़ा सा, ताऊ को भी थोड़ा सा साइड कर देते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो ताऊ हो गए हमारे क्या, साइड, क्योंकि हमें मेन फॉर्मूले पे फोकस करना है और उसके लिए हमें स्पेस चाहिए था। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, फॉर्मूले की, क्योंकि हम डेरिवेशन करने नहीं जा रहे हैं, तो टोटल 2 फॉर्मूले हमारे बनेंगे। जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है वो है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर आर है हमारा रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा किसके लिए है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। ये हमारा क्या है, वेक्टर आर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। सो रिजल्टेंट वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा आपका क्या, वेक्टर आर का मॉड, या इसे ही हम सिर्फ आर भी लिख सकते हैं, दोनों ही बातें बराबर है। और ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं ए और बी की। सो जो ए है वो क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और जो बी है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है। तो यहाँ पे ए और बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड रखोगे, यहाँ डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ हमें डायरेक्शन पे ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारा पूरा फोकस क्या होगा, ए और बी के भी मैग्नीट्यूड पर ही होगा। और थीटा तो हमें पता है ऑलरेडी, थीटा क्या हमारा एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर आर की बात करें तो एक तो वो ए के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा बी के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है, और तीसरा किस पर डिपेंड कर रहा है, दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल पर डिपेंड कर रहा है, मतलब थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो थीटा जैसे जैसे चेंज होगा, थीटा जैसे जैसे वेरी करेगा, आर की वैल्यू भी क्या होगी, वैसे वैसे वेरी करेगी। अभी स्पेशल कंडीशन में हम दिखाएंगे थीटा को चेंज करते हुए। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। जो सेकंड फॉर्मूला है वो है हमारा टेन अल्फा। सो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले आपको उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है जिस वेक्टर के साथ रिजल्टेंट वेक्टर थीटा माइनस क्या बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो थीटा माइनस क्या बना रहा है, अल्फा। अब देखो थीटा माइनस अल्फा किसके साथ बना रहा है, वेक्टर बी के साथ बना रहा है। तो आप यहाँ पे लिखोगे बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा प्लस ए। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर ये एंगल थीटा माइनस अल्फा वेक्टर आर ने वेक्टर बी की जगह वेक्टर ए के साथ बनाया होता, तो यहाँ पे वेक्टर, यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड ना होके किसका मैग्नीट्यूड होता, ए का मैग्नीट्यूड होता। तो आपको मेन फोकस किस पे करना है, मेन ध्यान देना है कि थीटा माइनस अल्फा वेक्टर बी के साथ बना है या वेक्टर ए के साथ बना है। अगर वेक्टर बी के साथ बन रहा है यहाँ पे, जैसे इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको, थीटा माइनस अल्फा किसके साथ है, वेक्टर बी के साथ है, तो उस केस में फॉर्मूला आएगा आपका बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा प्लस ए। और अगर हम यहाँ पे वेक्टर चेंज कर देते हैं, आपस में वेक्टर इंटरचेंज कर देते हैं, मान लेते हैं ये वेक्टर हमारा क्या है, बी है, और ये वेक्टर हमारा क्या है, ए है। हमने क्या कर दिया, वेक्टर को इंटरचेंज कर दिया, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारा फिर फॉर्मूला हो जाएगा टेन अल्फा का। अब देखो रिजल्टेंट ने थीटा माइनस अल्फा किसके साथ बनाया है, वेक्टर ए के साथ बनाया, तो जिसके साथ थीटा माइनस अल्फा बनेगा उसका मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखोगे और क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा प्लस बी। तो पूरा फॉर्मूला चेंज हो गया, ये अलग फॉर्मूला है, यहाँ पे बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा प्लस ए है, यहाँ पे क्या आपका ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा प्लस बी है। तो टोटली आपका जो साइन थीटा के साथ और कॉस थीटा के साथ जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा वो किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, जिस वेक्टर ने रिजल्टेंट वेक्टर के साथ कौन सा एंगल बनाया, थीटा माइनस अल्फा बनाया। फिलहाल हम क्या करते हैं, हम अपना पुराना ही एग्जांपल लेते हैं, इसको वेक्टर ए ही रहने देते हैं और इसको वेक्टर बी ही रहने देते हैं। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हमारा गलत हो जाएगा और ये फॉर्मूला हमारा सही होगा, तो हम इस फॉर्मूले को ही कैरी करेंगे। तो टोटल हमारे यहाँ पे 2 फॉर्मूले हैं, आप ये दोनों फॉर्मूले नोट डाउन कर लीजिए, और इन दोनों फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले स्पेशल कंडीशन डिस्कस करेंगे। तो इसको हमने यहाँ पे हटा दिया, ठीक है। फिलहाल ये फॉर्मूला मेरे को याद है, तो
इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है इसी टॉपिक का, वो है स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पेशल कंडीशन है। जो हमारा फर्स्ट स्पेशल कंडीशन है वो ये है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री तभी पॉसिबल है जब ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, इट्स मीन बोथ वेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल टू ईच अदर, तो ये इसका क्या है, मीनिंग है। पैरेलल टू ईच अदर का मतलब क्या है कि अगर हमारा पहला वेक्टर ये है, वेक्टर ए, तो दूसरा वेक्टर कुछ ऐसा होगा। कभी भी इन दोनों के बीच में एंगल नहीं बनेगा। या फिर जरूरी नहीं वेक्टर बी ऐसा हो, वेक्टर बी ऐसा भी हो सकता है। बस इन दोनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो फिलहाल हम इसको मिटा देते हैं, यही सफिशिएंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर की। सो आर का फॉर्मूला हमारा देखो क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा की जगह आप क्या रखोगे, थीटा की जगह 0 डिग्री, तो थीटा की जगह आ गया 0 डिग्री। अगर हम यहाँ पे बात करें कॉस 0 डिग्री की, तो वो होता है आपका कितना, 1। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि कॉस 0 डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हमने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस पूरे की जगह क्या हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम आर को लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह हम क्या रखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, तो लिख देते हैं। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इनटू पावर क्या हो जाएगी, 1/2, क्योंकि 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। तो ये देखो 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारा जो r इज इक्वल टू आया वो कितना आया, a प्लस बी। और यही r की मैक्सिमम वैल्यू होती है, यही r की क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसको भी हम थोड़ी देर में समझेंगे कि r की मैक्सिमम वैल्यू का क्या मतलब है। अब क्या करते हैं, दूसरा जो हमारा फॉर्मूला था, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था। सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या था, टेन अल्फा। टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या था बताइए, बी साइन थीटा, थीटा की जगह आ जाएगा 0 डिग्री, अपॉन ए कॉस थीटा, थीटा की जगह 0 डिग्री, सॉरी ए नहीं, बी कॉस थीटा की जगह 0 डिग्री और प्लस ए, ये हमारा फॉर्मूला था। अगर हम साइन 0 डिग्री की बात करें तो साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। तो अगर साइन 0 डिग्री 0 है तो ये हो गया 0 अपॉन बी, और कॉस 0 डिग्री ऑलरेडी हम लिख चुके हैं 1 है, तो इंटू 1 प्लस ए। अब 0 अपॉन समथिंग कुछ भी रहे, ओवरऑल फाइनली हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। यहां से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, टेन अल्फा इज इक्वल टू 0। अब 0 कब होता है, टेन अल्फा कौन सी डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे होता है। तो इसका मतलब टेन अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0 डिग्री। इट्स मीन जो आपका रिजल्टेंट है वो क्या होगा, वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाएगा, कोई भी एंगल नहीं बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारी होगी कंडीशन नंबर फर्स्ट, जो कि स्पेशल कंडीशन में फर्स्ट थी। फिलहाल आपको आर मैक्सिमम ध्यान रखना है। आर मैक्सिमम क्या होता है, ए प्लस बी होता है। कब होता है, जब थीटा कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री के लिए आपका आर मैक्सिमम होगा ए प्लस बी। इसको अभी हम यूज करेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं।
सेकंड कंडीशन क्या है हमारे, देखो सेकंड कंडीशन में हम थीटा कितना लेते हैं, 180 डिग्री। सो इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर थीटा 180 डिग्री होगा तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले मतलब समझते हैं थीटा 180 डिग्री का। तो थीटा 180 डिग्री का मतलब है कि दोनों वेक्टर्स क्या है, एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, अगर एक वेक्टर फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो दूसरा वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अब फॉर्मूले पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन तो फॉर्मूला है हमारा। तो पहला फॉर्मूला क्या था, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 180। और अगर हम कॉस 180 की बात करें, मतलब कॉस 180 डिग्री की बात करें, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। सो -1 रख देते हैं। तो फाइनली आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की जगह आ जाएगा -1। ये -1 इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। सो आर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। फिर अगेन बचपन से हम एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है वो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab दिखाई दे रहा है, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह हम रख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा आर है, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab की जगह क्या पुट करने वाले हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली आर इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, ए माइनस बी। और ये आर की मिनिमम वैल्यू होती है, ये आर की क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। समझेंगे इसको, थोड़ी देर संभाल के रखते हैं, पहले tan अल्फा निकाल लेते हैं। सो tan अल्फा इक्वल टू क्या था हमारा, b साइन थीटा। तो साइन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन b cos 180 डिग्री प्लस a। साइन 180 की अगर हम बात करें, तो जैसे साइन 0 हमारा क्या होता था, 0 होता था, साइन 180 भी क्या होता है, 0 होता है। तो फाइनली यहां से tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। tan अल्फा की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0। चाहे तो करके देख लेते हैं हम, b इंटू 0 अपॉन b cos 180 की वैल्यू कितनी है, -1। सो cos 180 की जगह हम क्या रख देंगे, -1 प्लस a। तो यहाँ से फाइनली हमारा जो tan अल्फा आया वो कितना आ गया, 0। और tan अल्फा के 0 होने का मतलब लास्ट स्पेशल कंडीशन में भी हम कर चुके हैं, अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो हमारा क्या है, एंगल अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, चाहे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, दोनों ही केस में अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, 0 डिग्री आई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिनिमम और मैक्सिमम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो ये हमारा क्या था, ये हमारा मिनिमम वैल्यू थी, और जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू थी आर की, वो कितनी थी, a प्लस बी। अब ये जो मिनिमम वैल्यू आई या मैक्सिमम वैल्यू आई, ये किसके चेंज होने की वजह से आई है, ये चेंज होने की वजह से आई है एंगल थीटा के वजह से। क्योंकि जो हमारा क्या है, आर है, आर ए पे डिपेंड कर रहा है, बी पे डिपेंड कर रहा है और थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम ए के मैग्नीट्यूड की बात करें, बी के मैग्नीट्यूड की बात करें, उसे तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, पर बेसिकली हम किसे चेंज कर सकते हैं, हम एंगल को चेंज कर सकते हैं। तो हम जैसे जैसे एंगल चेंज करेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, देखो यहाँ पे जैसे जैसे एंगल चेंज होगा, वैसे वैसे रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। जब एंगल 0 डिग्री था तो रिजल्टेंट हमारा क्या है, a प्लस बी आया। जब एंगल हमारा क्या था, एंगल हमारा 180 डिग्री था तो रिजल्टेंट क्या है, a माइनस बी आया। ऐसे एंगल जब 90 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट कुछ और आएगा, एंगल हमारा 45 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट कुछ और आएगा। तो इसीलिए जब हमने स्टार्टिंग में कहा था कि जब हम दो वेक्टर का एडिशन करेंगे तो उसके जो रिजल्ट है वो
एक से ज़्यादा होंगे। और एक से ज़्यादा क्यों होंगे? क्योंकि जो रिजल्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? जो रिजल्ट है वो एंगल थीटा पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि एंगल एक से ज़्यादा हो सकते हैं दोनों वेक्टर्स के बीच में, इसलिए दोनों का रिजल्टेंट भी क्या हो सकता है? एक से ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, जब आपका थीटा इक्वल टू कितना था? 0 डिग्री था, तो रिजल्टेंट आया a प्लस बी। और जब थीटा डिग्री आपका कितना था? 180 था, तो उस केस में आपका रिजल्टेंट कितना आया? उस केस में रिजल्टेंट आया a माइनस बी। क्लियर ये चीज़ है? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल क्या है? वेक्टर ए का जो मॉड है वो है 2, और वेक्टर बी का जो मॉड है वो है कितना? 3। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है कि जो रिजल्टेंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, और जो रिजल्टेंट है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो रिजल्टेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैलकुलेट करना है आपको, और जो रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू है वो कैलकुलेट करना है। तो रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू देखो क्या आएगा? a प्लस बी। सो a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड। और a प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा? a कितना है? a का मैग्नीट्यूड 2 है, और b का मैग्नीट्यूड कितना है? 3 है। तो r मैक्सिमम यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। सिमिलर आप क्या करोगे? r मिनिमम निकालोगे। तो r मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी। ये रहा। यहां से देखो r मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r मिनिमम की वैल्यू a कितना है यहाँ पे? a है 2 माइनस b कितना है? 3। तो आर मिनिमम के यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी -1। अब यहाँ पे -1 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपका जो क्या है, आर है वो एक मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसलिए हम यहाँ पे मॉड भी लगा देंगे। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? मॉड लगाएंगे। मॉड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? +1 होगा। सिमिलर हम यहाँ पर भी मॉड लगाएंगे और यहाँ पर भी मॉड लगाएंगे। खैर ये तो पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की जरूरत है नहीं। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि जो आर रिजल्टेंट है ये ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बिकॉज ये क्या है? ये आपका मॉड है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा? जब आर मिनिमम निकाला, क्योंकि इसमें माइनस है तो ए माइनस बी करा है। तो हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जो आर है, आर क्या है? हमारा मॉडुलस है, और आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं। इसलिए हमने ये एग्जाम्पल लिया ताकि एक माइनस साइन आ जाए। क्लियर? तो ये +1 है। तो जो आर मिनिमम है वो आर मिनिमम कितना है? देखो आर मिनिमम है 1, और आर मैक्सिमम कितना है? 5। सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। जो आपका रिजल्टेंट है वो क्या है? 5 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि रिजल्ट इस केस के लिए जो हमने एग्जाम्पल लिया था, जिसमें मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना था? 2 था, मॉड और वेक्टर बी कितना था? 3 था। तो जो आपका रिजल्टेंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 होगी, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब आपका जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू 6 नहीं हो सकती है, 6.5 नहीं हो सकता है, 5.5 नहीं हो सकता है, और 1 से छोटा नहीं हो सकता है। तो जो रिजल्टेंट है इस एग्जाम्पल के लिए वो 0.5 पॉसिबल नहीं है, 0.8 पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करके बता सकते हो कि रिजल्टेंट आपका किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। तो रिजल्टेंट जो आर है वो 5 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो जो आपका आंसर है वो 1 और 5 के बीच में ही कहीं होगा, और 1 भी हो सकता है मिनिमम केस में, और मैक्सिमम केस में कितना? 5 भी हो सकता है। 4 पॉसिबल है क्या इसका आंसर? तो आप क्या बोलोगे? यस 4 पॉसिबल है। 3 पॉसिबल है इसका आंसर? 3 भी पॉसिबल है। पर अगर हम लिखते हैं कि क्या 6 इसका रिजल्टेंट पॉसिबल है? क्या रिजल्टेंट की वैल्यू इस केस में 6 हो सकती है, आर की वैल्यू? तो आंसर है हमारा नहीं, क्योंकि आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रखी है? 5। 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल आप क्या करिए, इसको नोट डाउन करिए। थर्ड एंड फाइनल कंडीशन पे भी डिस्कस कर लेते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड एंड फाइनल कंडीशन, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, जो तीसरा कंडीशन है वो है कंडीशन नंबर थर्ड, सी। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा आपका 90 डिग्री होगा तो क्या होगा?
अब थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या है कि जो आपका क्या है वेक्टर ए है और वेक्टर बी है वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों परपेंडिकुलर हुए। तब देखते हैं हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा। सो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। सो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले कॉस 90 की वैल्यू लिख लेते हैं। सो कॉस 90 की जो वैल्यू होती है आपकी 0। सो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी 0। तो यहाँ से जो हमारी आर की वैल्यू निकली है वो क्या निकली है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये जो आपका रिजल्टेंट निकला है ये कब निकला है, जब आपका थीटा इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है। तो जब भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपका रिजल्टेंट आर है वो क्या होगा, अंडर रूट पहले वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर। चलिए tan अल्फा निकालते हैं। tan अल्फा था हमारा b साइन थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री अपॉन b cos थीटा, cos थीटा की जगह 90 डिग्री प्लस a साइन 90 की बात करें तो हमें पता हो कितना होता है +1, और cos 90 जस्ट हमने थोड़ी देर पहले देखा कितना होता है 0। तो यहाँ से जो tan अल्फा है वो कितना आ जाएगा, b साइन 90, 90 की जगह 1 अपॉन b cos 90, cos 90 की जगह कितना 0 और प्लस कितना हो जाएगा a। तो फाइनली यहाँ से जो हमारा tan अल्फा है वो कितना निकल जाएगा, b अपॉन a। साथ ही हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, देखो जो b है वेक्टर b है वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो y एक्सिस पे है, और जो वेक्टर a है वो कौन से एक्सिस पे है, x एक्सिस पे, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो tan अल्फा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y एक्सिस अपॉन a एक्सिस। बट अगेन कंडीशन क्या है, जो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट है वेक्टर r, ये अल्फा किसके साथ बनाएगा, ये अल्फा बनाएगा वेक्टर a के साथ, और वेक्टर b के साथ कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो अल्फा है वो रिजल्टेंट वेक्टर a के साथ बनाएगा, तभी आपका b ऊपर होगा और a नीचे होगा, y ऊपर होगा और यहाँ पे x करते हैं, ये x है, क्योंकि a की जगह हम a कौन सा एक्सिस पे ले रहे हैं, हम x एक्सिस पे ले रहे हैं। तो y ऊपर होगा और x कहाँ होगा, नीचे होगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्पेशल कंडीशन को लिख सकते हो, और ये स्पेशल कंडीशन आपको आनी चाहिए बिकॉज ये आपका कहीं जगह क्या होने वाला है, यूज होने वाला है आगे चल के। ठीक है, चलिए फिलहाल तो स्पेशल कंडीशन हो गया, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी पे बेस्ड। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, गिवन है आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 4, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3 एंड एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 90 डिग्री। तो देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए का मतलब क्या है, उसने ए गिवन दिया है जो कि कितना है 4। मॉड ऑफ वेक्टर बी का मतलब क्या है कि उसने बी गिवन दिया है कितना है 3। और एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का मतलब है कि यहाँ पे थीटा दिया है इसने गिवन, जो कि कितना गिवन दिया है 90 डिग्री। और आर आपको क्या करना है, आर का मैग्नीट्यूड आपको कैलकुलेट करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर, तो ए की जगह हम क्या पुट करेंगे 4, सो 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या पुट करेंगे 3, तो इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, ए कितना है, ए की वैल्यू है यहाँ पे 4 और बी की वैल्यू कितनी है 3, और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 90 डिग्री। सो अगर हम कॉस 90 डिग्री की बात करें, सो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी 0। सो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा,
सो फाइनली आर इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल टू आ जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9। और जब आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको आगे सॉल्व करोगे तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू √25, मतलब आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 5। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम फॉर्मूले पे बेस्ड होगा, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर आर के फॉर्मूले पे ही सॉल्व करने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर आर का, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो कह रहा है कि एंगल बिटवीन द, आपको जो कैलकुलेट करना है, एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो एक काम करते हैं, इन तीनों को ही एक नए मैग्नीट्यूड का नाम दे देते हैं, जिसको हम कह देते हैं, अलग से लिख देते हैं, चलो अलग से लिख देते हैं। यहाँ पे वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना, मान लेते कितना कर देते हैं ए। सो वेक्टर बी का जो आपका मैग्नीट्यूड होगा वो भी कितना हो जाएगा, वो भी आपका ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ही मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। और वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कितना हो जाएगा, वो भी आपका ए हो जाएगा, बिकॉज आर का मैग्नीट्यूड भी क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो तीनों का मैग्नीट्यूड हमने क्या ले लिया, ए ए ए। फाइनली हम क्या करते हैं, आर लिखते हैं, फॉर्मूला आर का, आर इज इक्वल टू क्या होता है, √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आपने जो थीटा का डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, थीटा का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब वो थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला देखिए कैसे आएगा। सबसे पहले आप दोनों साइड क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो आर का जब स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर, राइट हैंड साइड का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहाँ से देखो हमें cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाओ और बाकी सबको राइट हैंड साइड भेज दो। तो इसको जब मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 2ab cos थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। ये ए स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर। ये बी स्क्वायर पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर। और यहाँ से कॉस थीटा की आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या है, देखो 2ab, ये कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। सो अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, अपॉन 2ab। या फिर ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख लो, अब फिर इसको कह देना कि क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक की तरह आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, या तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए या फिर आप इस फार्मूले को पहले यहाँ से डराइव कीजिए। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू देखो कितना आएगा, आर स्क्वायर की जगह क्या जाएगा, ए स्क्वायर माइनस क्या है, देखो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहेगा, माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि बी का मैग्नीट्यूड कितना है, ए है। सो ए स्क्वायर अपॉन 2 ए रहेगा, बी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, बी की जगह हम ए पुट कर सकते हैं। तो फाइनली देखो क्या आएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 और ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी -1/2। और अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 की बात करते हैं तो कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है, -1/2 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, cos 120 डिग्री। जब हम क्या कराएंगे, दोनों को कंपेयर करवाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो थीटा की जगह देखो क्या है 120, तो थीटा इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी पे बेस्ड है। आप डायरेक्ट क्या करिए, इस फॉर्मूले को याद रखिए, इस फॉर्मूले के बेस्ड पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट अप्लाई करके क्या कहते हैं,
एक क्वेश्चन करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है कि जो आपका वेक्टर ए है उसका जो मॉड है वो कितना है, 1। वेक्टर बी है उसका मॉड भी कितना है, 1। और जो वेक्टर आर है रिजल्टेंट, उसका मॉड भी कितना आया है, 1। तीनों का ही मॉड, तीनों का ही मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, 1 1 1। आपका मन करे तीनों का ही मैग्नीट्यूड आप क्या करो, इक्वल रखने के केस में 2 2 2 भी रख सकते हो, 5 5 5 भी रख सकते हो, देखना आंसर आपका सेम आएगा। तो जब हम इसको एज अ किसके में करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर में करेंगे, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, किसके लिए, जब आपको थीटा कैलकुलेट करना है। थीटा क्या, एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो फाइनली देखो ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पे हमारा देखो कितना आ गया, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, आर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 का स्क्वायर, माइनस क्या है, ए स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड कितना है देखो, 1 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड कितना देखो, 1 का स्क्वायर, अपॉन 2, ए की जगह 1 और बी की जगह भी 1। इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा, -1 अपॉन 2। अगेन कॉस थीटा की वैल्यू देखो कितनी आ गई, -1/2। इसका मतलब दिस इंप्लाइज टू थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 120 डिग्री। सेम आंसर। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट एक रिजल्ट की तरह भी इसको याद रख सकते हो कि अगर आपका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इक्वल होने का मतलब 1 1 1 है, या फिर ऐसे भी हो सकता है 5 5 5, मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी कितना है, 5 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी कितना है, 5 है, और वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड भी कितना है, 5 है। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आएगा वो कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा ऑलवेज। तो ये क्या है, एज अ रिजल्ट की तरह आप इसको याद रख सकते हो। क्लियर। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, और रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। जैसे आर मिनिमम के लास्ट एग्जाम्पल में भी हमने देखा, जहां -1 आ रहा था तो उसको हमने क्या करा, +1 रखा, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे हैं जो कि क्या है, एक प्रकार से मॉड है, और मॉड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर देखो क्या है, जो आपको गिवन है वो लिख लेते हैं। सो गिवन क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल, सो मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी, आपको क्या है, गिवन है। और इसी को आप क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं ए, और मॉड ऑफ वेक्टर बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी। तो ये आपको गिवन है ए इज इक्वल टू बी। ए और बी क्या है यहाँ पे, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। उसके बाद आप क्या करोगे, आर का फॉर्मूला लिखोगे, आर इज इक्वल टू क्या है, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूले को थोड़ा सा क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। देखो ए स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, बी स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, आप बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर पुट कर सकते हो, क्योंकि ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू बी है। तो जहां जहां बी है वहां वहां क्या पुट कर सकते हैं, ए पुट कर सकते हैं। तो फाइनली क्या हो जाएगा बताओ, प्लस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया हमने, ए स्क्वायर, प्लस 2a की जगह a रहेगा, और b की जगह देखो क्या आ जाएगा, b की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, a पुट कर सकते हैं, और इंटू कॉस थीटा ऐसा ही रहेगा जैसा कि वो पहले था। सो यहाँ से r इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा देखो क्या, a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए कितना हो जाएगा, a स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ भी a स्क्वायर है, यहाँ भी a स्क्वायर है, यहाँ भी a स्क्वायर है, तो हम a स्क्वायर क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब कॉमन लेने का मतलब लास्ट क्लास में क्या बताया था, डिवाइड करना। तो आप क्या करोगे, यहाँ भी ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे, इससे भी ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे, और इसको भी ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे। तो जब इसको ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा।
इसको ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, और प्लस इसको जब ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 कॉस थीटा। तो बस कॉमन लेने का मतलब ये ध्यान रखना, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो ए स्क्वायर हमने यहाँ कॉमन ले लिया। अब ये जो ए स्क्वायर है ये अंडर रूट से क्या बाहर निकलेगा, ए बाहर निकलेगा, तो ए स्क्वायर अंडर रूट से जो बाहर निकालेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा, क्योंकि पावर कितनी स्क्वायर है, तो अंडर रूट से जब बाहर निकलेगा तो पावर कितनी हो जाएगी, ठीक आधी हो जाएगी, तो 2 का आधा कितना हो गया, 1। और अंडर रूट में देखो क्या होगा, अंडर रूट में 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। अब यहां से देखो 2 कॉमन आ रहा है इससे और इससे, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अंडर रूट 2 कॉमन लोगे, कॉमन लेने का मतलब अगेन क्या करना है, डिवाइड करना, तो जब आप डिवाइड कर रहे हो तो 2 को यहाँ से 2 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1, और यहाँ पे क्या करोगे, 2 कॉस थीटा को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। क्लियर, तो ये हमारा क्या हो गया, एक फॉर्मूला। बट इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम बेसिकली किस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, कॉस 2 थीटा। सो कॉस 2 थीटा हम टिक्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा वो क्या कर लो, फिलहाल कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद कर लो। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए सबको। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉस है उसका एंगल कितना, देखो 2 थीटा है, और राइट हैंड साइड में जो हमारा क्या साइन है उसका एंगल कितना है, थीटा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जितना कॉस के साथ एंगल होगा, राइट हैंड साइड में उतना साइन के साथ एंगल कितना हो जाएगा, ठीक आधा हो जाएगा। अगर यहाँ एंगल कॉस के साथ कितना है, सपोजिट 4 थीटा है, तो 4 थीटा का आधा कितना हो जाएगा, 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 थीटा माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो एंगल है कॉस के साथ, राइट हैंड साइड में वो एंगल क्या हो जाएगा, ठीक आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कॉस थीटा का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो अब लेफ्ट हैंड साइड कितना है, कॉस के साथ थीटा है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, थीटा का आधा हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2, थीटा एंगल था ठीक आधा हो गया, -1। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा को, कॉस थीटा की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 यहाँ ले जाके पुट कर सकते हैं। तो देखते हैं पुट करके क्या आता है। तो आर इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, ए ऐसा ही रहेगा, अंडर रूट 2 ऐसा ही रहेगा, 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, कॉस थीटा की जगह पुट कर सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, इसको बड़े वाले ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। क्लियर, अब देखो ये वाला -1 ये +1 से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आर इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, ए अंडर रूट 2, 2 अंदर क्या बचा देखो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए ऐसे ही रहेगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा अंडर रूट ए अंडर रूट 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब रूट से जब ये बाहर निकलेगा तो पावर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो 4 जब रूट से बाहर निकलेगा तो कितना निकलेगा, 2, और साइन स्क्वायर थीटा बाई जब रूट से बाहर निकलेगा तो कितना निकलेगा, साइन थीटा बाई 2। तो फाइनली यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला होगा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 को जब रूट से बाहर निकालोगे तो 2 हो जाएगा, ए ऑलरेडी यहाँ पे आपका है, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को जब रूट से बाहर निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, साइन थीटा बाई 2। तो ये आपका क्या आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर आर आ गया। और ये रिजल्टेंट वेक्टर जो आर आया है, आर इज इक्वल टू 2a साइन थीटा बाई 2, ये कब आया है, जब आपका ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई करोगे जब ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। अभी अप्लाई करके देखते हैं, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, 2-3 क्वेश्चन इस पे बेस्ड हैं वो करते हैं। फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और इस फॉर्मूले को हम मिटाएंगे नहीं, अप्लाई करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। सो जो हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, लास्ट क्वेश्चन का जो हमारा रिजल्ट आया था वो क्या था, आर इज इक्वल टू कितना था, 2a साइन थीटा बाई 2, और ये जो आपका रिजल्ट था
इसकी एक स्पेशल कंडीशन थी, और वो कंडीशन क्या थी कि वेक्टर ए का मॉड जो है वो वेक्टर बी के मॉड के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए एक बात ध्यान रखना, वैसे तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एज अ शॉर्ट ट्रिक की तरह यूज करने जा रहे हैं, पर जब भी आप पूरी फिजिक्स में किसी भी शॉर्ट ट्रिक को यूज करेंगे तो शॉर्ट ट्रिक को यूज करने से पहले आप उस शॉर्ट ट्रिक की लिमिटेशन को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक की लिमिटेशंस होती हैं, और जितनी भी आप फिजिक्स में शॉर्ट ट्रिक पढ़ोगे वहाँ विदाउट लिमिटेशन बात होगी ही नहीं। जैसे इस शॉर्ट ट्रिक को जब हम यूज़ करेंगे तो क्या ध्यान रखेंगे कि जो वेक्टर ए का मॉड है और वेक्टर बी का मॉड है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का मॉड इक्वल नहीं है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हो। तो शॉर्ट ट्रिक यूज करते हुए दो बातें ध्यान में रखना कि सबसे पहले अगर पॉसिबल हो तो उसका डेरिवेशन कर लेना, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में एज अ डेरिवेशन करके इस शॉर्ट ट्रिक को डेराइव किया। तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो शॉर्ट ट्रिक का जो फॉर्मूला आया है वो कैसे आया, आपने कैसे डेराइव किया। पेपर में आपको डेराइव नहीं करना है, आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करने से पहले उसकी लिमिटेशन देख लेना। बार बार बोल रहा हूँ, लिमिटेशन देख लेना, क्योंकि लिमिटेशन जैसे ही आपने इग्नोर किया, आपने वहाँ शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करी, आंसर कुछ और आना होगा, और ऑप्शन में आपको आपको वो आंसर भी मिलेगा जो आपके शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने के बाद आ रहा है। आपको लगेगा आंसर आपका सही है और सब कुछ खत्म, सीधा 5 मार्क्स गए, 4 मार्क्स पॉजिटिव और 1 मार्क्स आपका जो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम इस शॉर्ट ट्रिक को यूज कर रहे हैं, और इस शॉर्ट ट्रिक की जो लिमिटेशन है वो क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस शॉर्ट ट्रिक्स पे बेस वो है, इफ ए सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, और सर्कुलर पाथ पे कैसा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये जो आपका मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो आपका क्या है, सर्कुलर मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पार्टिकल कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहा है, पॉइंट ए से कहाँ की तरफ जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है। जब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, तो देखो कितना एंगल बना रहा है, 30 नहीं, इसको हम कर देते हैं 60 डिग्री। कैलकुलेशन हमारी थोड़ी आसान हो जाएगी। तो कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, जो हमारा थीटा है वो कितना गिवन दे रखा है बताओ, 60 डिग्री दे रखा है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये होता है कि इस पूरी जर्नी में, पूरी जर्नी का मतलब क्या है, जो सर्कुलर मोशन की पूरी जर्नी है, इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ velocity are equal at each and every point। ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या होगा, आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट ए पे अगर हम वेलोसिटी क्या मानते हैं, वी ए मानते हैं, तो पॉइंट ए पे जो क्या होगा, वेलोसिटी वी ए है, और जो पॉइंट बी है उस पर वेलोसिटी हम कितना मानते हैं, बी बी मानते हैं। तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, मतलब वी ए का मैग्नीट्यूड भी एक क्या होगा, वी होगा, और वी बी का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, वी होगा। इवन एक अनदर पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट सी। तो अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी कितना मानते हैं, वी सी, तो वी सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, ये भी बी होगा। तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपका इक्वल रहेगा। यहाँ पर भी बी है पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे भी बी है, पॉइंट सी पे भी सी। अनदर पॉइंट लोगे पॉइंट डी, सो पॉइंट डी पे भी आपका जो क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। मतलब अगर पॉइंट ए पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वी की वैल्यू कितनी है, सपोज 5 मीटर पर सेकेंड है,
तो पॉइंट ए पे अगर 5 मीटर पर सेकेंड है तो पॉइंट बी पे भी 5 मीटर पर सेकेंड होगा, पॉइंट सी पे भी 5 मीटर पर सेकेंड होगा, पॉइंट डी पे भी 5 मीटर पर सेकेंड होगा। इवन ईच एंड एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड होगा। बट कंडीशन क्या है कि मोशन कैसा होना चाहिए आपका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर। तो यहाँ पे फिलहाल तो हमें सी से मतलब नहीं है तो हम इसको मिटा देते हैं, फिलहाल हमको डी से भी मतलब नहीं है, हम इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे जो क्या है आपका वी ए है, वी ए कितना दे रखा है बताओ, वी ए का मैग्नीट्यूड क्या है, वी है, और वी बी का मैग्नीट्यूड भी कितना है, वी है। अभी जो वी ए है इसको हम एज अ वेक्टर ए की तरह ट्रीट करते हैं, और जो वी बी है इसको हम क्या करेंगे, एज अ वेक्टर बी की तरह ट्रीट करेंगे। अब यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो कि कितना है, वेक्टर वी ए का मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो कि कितना है, वी बी का मैग्नीट्यूड है, दोनों इक्वल है, दोनों की वैल्यू कितनी है, वी और वी है। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का काम कौन कर रहा है, वेक्टर ए का काम कर रहा है वेलोसिटी वेक्टर ए, एंड वेक्टर बी, वेक्टर बी क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ वेक्टर बी, आर इक्वल, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल है, और कितना है वो, v और v। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, साफ साफ देख सकते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर b है, और उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पे, v है, जो कि गिवन है। तो क्या आप ये शॉर्ट ट्रिक जो है रिजल्टेंट वेक्टर r की, r इज इक्वल टू 2a sin थीटा बाई 2 यूज कर सकते हैं। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हाँ ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं r इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, 2a sin थीटा बाई 2। तो यहाँ पे r की जगह क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2 रहेगा, a की जगह कितना आ जाएगा बताओ, a की जगह आ जाएगा v, तो 2v साइन थीटा बाई 2, थीटा कितना है यहाँ पे देखो 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री बाई 2। तो फाइनली यहाँ से आ जाएगा 2v साइन, ये कितना चला गया बताइए 30 डिग्री, 2v और साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/√2, 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू इधर लिख देता हूँ मैं कॉर्नर में, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनली यहाँ कितना आ गया v, तो v रिजल्टेंट भी हमारा कितना होगा, v होगा। तो फिलहाल क्या है, फिलहाल ये हमारा इस शॉर्ट ट्रिक पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इस बार न्यूमेरिकल वैल्यू लेके करते हैं सेम। सो सेम शॉर्ट ट्रिक पे बेस्ड हम आज की क्लास का आज लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और शॉर्ट ट्रिक का जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, r इज इक्वल टू 2a साइन थीटा बाई 2। ऑलरेडी हम क्या है दो क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी से रिलेटेड। फर्स्ट केस में हमने जो एंगल लिया था वो एंगल कितना लिया था, थीटा डिग्री लिया था। सेकंड केस में जो हमने एंगल लिया था वो कितना लिया था, 60 डिग्री लिया था। थर्ड केस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा एंगल है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का, वो एंगल कितना है 180 डिग्री है। ठीक इसके पॉइंट ए के अपोजिट में हमारा क्या है, पॉइंट बी है। और जो यहाँ पे मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से क्या फायदा मिलेगा हमें, कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है पॉइंट ए पे वो इक्वल होगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट बी पे, और इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं बी। तो पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, वी है, पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, वो भी वी है। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो जब आप रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करने जाएंगे तो उस केस में देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेम फॉर्मूला। आर की जगह क्या आ जाएगा, आर की जगह आ जाएगा वी रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2 आपका 2 रहेगा, ए की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह आ जाएगा आपका वी
और साइन थीटा बाई 2, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर देखो कितना है 180 डिग्री अपॉन 2। तो फाइनली यहाँ पे जो v रिजल्टेंट होगा, ठीक है, v रिजल्टेंट वो कितना हो जाएगा 2v, यहाँ से आ जाएगा क्या साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो फाइनली जो आपका v रिजल्टेंट है वो कितना आ जाएगा, देखो वो आ जाएगा 2 इंटू वी, 2 इंटू वी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से इस फॉर्मूले को एज अ शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। फिलहाल आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं और मिलते हैं नए लेक्चर में। नए लेक्चर में हम काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को और डिस्कस करेंगे, जैसे रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, डायरेक्शन ऑफ साइन, और फाइनली प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में हम स्केलर प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में आपका वेक्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।